हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय समास के अंतर्गत समास पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रचना की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे होते हैं जिनको विभक्त नहीं किया जा सकता है, परंतु व्युत्पन्न शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग या प्रत्यय या दोनों लगाकर बनाए जाते हैं। तो व्युत्पन्न शब्द की रचना की जाती है। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा ही शब्दों का निर्माण किया जाता है। पिछले वीडियो में आपने उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्दों की रचना के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में आप समास के द्वारा शब्दों की रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना। और इसी समास की प्रक्रिया के द्वारा नए नए शब्द बनाए जाते हैं। लेकिन जो इनमें जो घटक होते हैं, जो समास के जो घटक होते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, जैसे राधा और कृष्ण, तो और ये इसको हमने संक्षिप्त में कह दिया राधा कृष्ण, लेकिन जब हम इसको अलग करेंगे, ये घटक जब अलग होंगे तो ये स्वतंत्र रूप से भी इनका अस्तित्व होगा। जैसे राधा और कृष्ण, कृष्ण का भी गंगा का जल, गंगा जल, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसे सामासिक या समस्त पद भी कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। और जब हम इस समासिक शब्द को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसको समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों, आपने देखा कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसको कहा जा सकता है, और दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसका पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। देखिए, समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार हैं: अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। बच्चों, समास के भेद को मैंने एक चार्ट के हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये देखिए, आप इस चार्ट को जब अपनी कॉपी में बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। और देखिए, मैंने जब समास का भेद बताया है तो उसका एक एक उदाहरण भी दिया हुआ है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब आइए हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव। देखिए, अव्ययी भाव में क्या होता है? जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, पहले भी बताया जा चुका है कि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, किंतु जो पहला शब्द होता है यानी पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है। जैसे देखिए, यथा शक्ति, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा शक्ति के अनुसार, तो यथा शब्द जो है वो अव्यय है। इसी प्रकार से रातों रात, इसका जो पहला शब्द है रातों, ये अव्यय है। अजन्म, अ जो शब्द है, शब्दांश है, ये अव्यय है। तो पहला शब्द अव्ययी भाव में पहला शब्द अव्यय होता है तथा जब समस्त पद की रचना होती है तो वो क्रिया विशेषण का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे प्रतिवर्ष, इनका विग्रह होगा हर वर्ष। बेशक, बिना संदेह, यथोचित, जो उचित हो। द्वंद्व समास, जिन समस्त पदों के दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उनका विग्रह करने पर उनमें और
तथा, या, अथवा, एवं का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, आप हमेशा देखेंगे योजक चिन्ह लगा हुआ शब्द द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे हार जीत, पाप पुण्य, देश विदेश। अब देखिए, जब इन्हीं शब्दों का जब विग्रह किया गया तो और हार और जीत, पाप और पुण्य, देश तथा विदेश, दान और दहेज। देखिए, या अथवा की बात भी की गई थी ना, तो अंदर या बाहर, वेद और पुराण, बच्चे एवं बूढ़े, अमीर गरीब में, देखिए सब में योजक चिन्ह लगे हुए हैं, अर्थात ये द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। इसी प्रकार से आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समस्त पद का जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। इनके निर्माण में दो पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। देखिए, देशगत, देश को गया हुआ, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इसमें जो दूसरा पद है गत, पीड़ित, ग्रह, हीन, अध्यक्ष, दर्द, ये प्रधान है और इसमें कारक चिन्हों का लोप है। देखिए, देश को गया हुआ, अकाल से पीड़ित, तो ये तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास, इनमें दोनों पदों में उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य या परस्पर तुलना का संबंध होता है, अर्थात एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होता है, तो ये कर्मधारय समास होता है। इनमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा होता है। चरण कमल, अर्थात कमल के समान चरण। इसी प्रकार से कमल नयन, अर्थात कमल के समान नयन, यानी नयन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, चरण की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है। तो इस प्रकार से ये कर्मधारय समास है। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, मतलब संख्या को से रिलेट करता है। जैसे देखिए, चतुर्भुज, त्रिफला, चौमासा, तिराहा। देखिए, पहला पद जो है, देखिए चौ चार, ती तीन, त्रि तीन, चतुर्भुज चार, चार भुजाओं वाला, तीन फलों का समाहार, चौमासा चार मास का समूह, तिराहा तीन राहों वाला। तो देखिए, पहला पद जो है वो संख्यावाचक है। इसी प्रकार से बच्चों अगला जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। अभी तक आपने 5 समास पढ़े, छठवां अंतिम समास है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद का अर्थ उनके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकले। देखिए, इसमें क्या होता है, जब दोनों ही पद समास जो होते हैं, जो समासिक पद होते हैं, उनका वो अर्थ नहीं होता है जो लिखा हुआ आता है, इनका एक अन्य अर्थ भी मिलता है। जैसे देखिए, त्रयंबकम, त्रयंबकम मतलब 3 नेत्रों वाला, अर्थात शिव। आपने एक शब्द सुना होगा नीलकंठ, नीले गले वाला, कौन है वो, अर्थात शिव भगवान। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 मुख वाला, अर्थात रावण। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। तो आपने देखा कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, ये दोनों पदों से अलग निकल रहा एक अर्थ होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपने देखा कि समास किसे कहते हैं। तो समास के अंतर्गत हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो शब्द बनते हैं इनको समस्त पद कहते हैं। इनका पहला पद पूर्वक पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, और जब इनको हम अलग करते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, जिसको मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। अब मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया था, उस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। एक चीज़ हम आपको और सिखाएंगे इस चैप्टर को आसान करने का एक तरीका, कि आपके सामने यदि समासिक शब्द रखा जाए तो आप उनको पहचानेंगे कैसे। तो आइए हम आपको अपने इन पॉइंट्स के आधार पर आपको हम उसे समझाते हैं। जैसे
समास की पहचान कैसे होगी। अव्ययी भाव समास। देखिए, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग हो। अव्यय कहा था ना मैंने आपसे, तो उसको अव्यय कह दीजिए या उपसर्ग कह दीजिए। तो अगर शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे अन, कु, सु, पर, निर, आ, तो आप समझ जाइएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होगा? जब दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो होता है जब विग्रह करने पर का, की, में, के, लिए, से मिले। मतलब जब उन शब्दों को हम अलग करें तो का, की, में, के, लिए, यानी कारक चिन्ह, मैंने आपसे कहा था ना कारक चिन्ह का लोप होता है, तो उसमें ये चीजें मिले तो आप समझ जाइए कि ये तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार से कर्मधारय समास। कर्मधारय, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, तो वो कर्मधारय समास होता है। इसी प्रकार से द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्या होता है। बहुब्रीहि समास, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त एक शब्द जो उसकी विशेषता बता रहा हो, तो ये बहुब्रीहि समास है। कैसे कहा व्यक्ति विशेष के लिए? देखिए, शंकर भगवान के लिए नीलकंठ कहा गया है, तो उनकी विशेषता बताया ना कि उनके गले में नीला, क्योंकि उन्होंने विषपान किया था। त्र्यंबकम क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 नेत्र हैं। त्रिनेत्र भी उनको कहते हैं, ठीक है। दशानन को क्यों कहते हैं? उनकी विशेषता क्या थी? उनके 10 सर थे। तो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त एक शब्द जो उसकी विशेषता बता रहा हो। तो बच्चों, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, और जो मैंने आपको एक चार्ट बना करके दिया है, एक तो समास के भेद तथा समास की पहचान, इसको भी आप अपनी ग्रामर की नोटबुक में लिखेंगे, जिसको हम नोटबुक एनरिचमेंट के समय हम देखेंगे। अब इस पाठ को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।